हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रिंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे 6 to 12 तक हम लोगों को एनसीईआरटी जो सीरीज़ चल रही है ये आपका यूपीएससी एंड आपका स्टेट पीसीएस के लिए है। कोई भी आप स्टेट का पीसीएस देने जा रहे हैं, आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तब भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी को सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बहुत काम की रहती है। तो आज हमारा ये टॉपिक क्लास 10th का है। हम राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें ये चैप्टर नंबर 4 पे पहुँचे, जिसमें बात करेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है। कास्ट, रिलीजन्स, जेंडर के इश्यूज़ क्या रहते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, परिचय क्या रहता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। तो कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये 3 है आपकी लिंग हो जाएगा, जाति और धर्म पर आधारित सामाजिक असमानता। ये असमानता कैसी हैं और किस तरह से राजनीति में अभिव्यक्ति होती है, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदायक। तो लैंगिक मसले और राजनीति की बात करेंगे। ये देखो पिक्चर बनी है। स्त्री शक्ति का ये उद्घोषकर्ता बंगाल का एक पोस्टर था। निजी और सार्वजनिक का विभाजन भी देखेंगे। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की। यह चीज़ अधिकतर परिवारों को श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का काम, सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना अधिक करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, या दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों का करना औरतों के जिम्मे। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम करते हैं। जैसे गांव से शहर जाते यही काम करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी जलावन जुटाने से लेकर खेत में काटने का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई तो यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात का काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। श्रम की इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतों तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई हैं और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया, और मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है। पर सामाजिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट रह गया था, इस लाइन को देख लेते हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप जगह जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्याय में शायद इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ। तो ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी को इसके पहले रख लेना। श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं, ये हो जाता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे था हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खास राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। यह बात अधिकतर, मतलब ये कह रहा है कि महिलाओं का हिस्सा वैसे भी आधा है, बट सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन उनका नगण्य रहता है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने या वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, पर धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के लिए अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन
आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। तो मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ध्यान देना ये पॉइंट। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन, कॉलेज और विश्वविद्यालय, शिक्षक जैसे देशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। तो दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे कई स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। थोड़ा देख लेते हैं ये जो कुछ कार्टून बने हुए थे। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, पहले वो ऐसे बना के दिखाते हैं। फैशन उद्योग के लिए इस टाइप के, समाज के लिए ऐसे, और आदर्श गृहिणी ऐसे। देखो गृहिणी के कितने आते। भाभी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन चाहिए भैया, उसको मुंह ढक के रहे, पूरा बोझ सा दे रहे। न्योता और पुरुष सरकारियों के लिए आदर्श कर्मचारी चाहिए, फूल वूल देते रहे। तो चुनिए इनमें से आप कौन है। अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें कि आप इन सबसे सहमत हैं। अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है, बताइए। तो नारीवाद ये आया था वर्ड, तो कहीं लिखा होगा, चलिए नहीं है, नीचे आ जाएगा। नहीं मैंने पढ़ा है ना, इसको पता है। तो चलिए इधर खुद करें, खुद देखें। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 8.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा तीख पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे काम करती हैं और जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज़्यादातर काम घर की 4 दीवारी के अंदर होता है, इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। बात तो बिल्कुल सही है। ये बात करते हैं, देखो कुछ लिखे हैं। यह नारीवादी ये लिखा था, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। तो देखो ये आमदनी वाले काम की बात करें, 6 घंटे पुरुष, महिला 2 घंटे 40 मिनट। घर के काम पुरुष करते हैं 30 मिनट, महिला करती है 5 घंटे। गप्पेबाजी पुरुष करते हैं 1.25 घंटे, महिला भी उतना ही, लगभग 5 मिनट का अंतर है। बिना काम के फुर्सत लगभग सेम 3.5 पौने 4 घंटे। सोना, सपने, अपने शरीर की साफ सफाई करना वगैरह 12.25 घंटे पुरुष करते हैं, 11 महिलाएं। तो ये भारत का 1998 का 1998-99 का सर्वेक्षण था। आपने अपने परिवार में समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण करें और अपने परिवार के सभी व्यस्त पुरुषों और महिलाओं के काम पर 1 हफ्ते तक गौर करें और यह दर्ज करने चलें कि निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देता। आमदनी वाले काम दफ्तर या दुकान या कारखाना अथवा खेत वगैरह में काम, घरेलू काम, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बूढ़ों की देखरेख करना वगैरह। पढ़ना और मनोरंजन, गपशप करना, अपने शरीर की साफ सफाई, आराम करना या सोना जरूरी लगे तो आप अब नई श्रेणी भी बना सकते हैं, जिसमें हर काम में जो समय लगता है उसका हफ्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज का औसत समय निकालें। क्या आपके परिवार में भी महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, देखना। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। तो हमारे जो समाज है ना, सभी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं की साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों की कितनी है, 76% है। तो इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं हो तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन 1 स्त्री 1 पुरुष
मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल यही है ना। हाँ, मजदूरी दी जाएगी। कि अच्छा, इधर से एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की के जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति जो 1000 पर रहता है, लिंग अनुपात लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 918 या 919 रह गया। 7 कई 918 भी मिल जाएगा। 7 लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं 800 से भी नीचे चला गया। अब ये दिखाते हैं। तो महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में तो महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा उनके अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। चलिए पहले हम देख लेते हैं ऊपर क्या क्या था। कुछ चीज़ें साइड से लिखी थी वो देख लेते हैं। यहाँ तो हो गया था। यहाँ देख रहे हैं पितृ प्रधान का मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व ज़्यादा है, शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना? आप इस अनुपात को अलग अलग रंगों में अंकित कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले तो अपना यूपी देख लो, येलो दिख रहा है, तो 901 से लेकर 925 के बीच में आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक मोटा ऐसा नहीं दिया गया डायरेक्ट, बट ऐसा दिया गया कि अगर ज़्यादा ये पिंक दिख रहा है आपको 950 से प्लस वाला एरिया, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है आपका, मिजोरम है, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केरल इनका ज़्यादा। फिर ग्रीन में 926 से लेकर 950 के बीच तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और मणिपुर, नागालैंड। 901 से 925 तक येलो आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ही आ जाएगा। उससे कम 876 से लेकर 900 के बीच में लाइट येलो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। उससे 875 से कम की बात करें तो ये आपके आ जाएंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, नेपाल, भूटान, सॉरी ये जम्मू कश्मीर ये आ जाएगा। हाँ, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए कोई पिक्चर बनी है महिलाओं के, साउथ एशिया रीजनल्स का ये कैंपेन्स है, एंड वी कैन एंड विल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ। ये 50 मिलियन वुमेन्स मिसिंग इन साउथ एशिया, ओ माय गॉड, ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बताइए। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं की संख्या की बात करें तो नार्डिक में 42.3% महिलाएं, अमेरिका में भी कम है, लगभग 30%, यूरोप में भी 26% मान लीजिए, सारा मरुस्थल दक्षिणवर्ती देश में 23%, एशिया में 19.8%। तो भारत में देखेंगे 11.8%, इतनी कम, विश्व का औसत ये निकल के आया। तो भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका में यूरोप और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुंच गया कि उसे संतोषजनक कहा जा सके? तो हम देख रहे हैं 1/3% होने वाला है भारत में। तो अभी नेक्स्ट चुनाव से हो जाएगा। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और जो महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। तो इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की बात करें तो का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या 2019 की बात करेंगे तो 14.36% थी, पहुंच सकी थी। राज्यों की प्रतिनिधि विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पे 5% से भी कम है।
तो इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। हम लोगों बॉक्स में देख चुके हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। बड़ी बात है। तो इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा देना है, तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई, स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। ऐसे में इनका विधानसभा लोकसभा में ये होना 2029 के चुनाव से हो जाएगा। ये आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख है से ज़्यादा है। तो महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। तो संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका रहा पड़ा। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं और यह पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के, मैंने कहा ये पास हो चुका है लेकिन लिखी चीज़ें पढ़ लो, कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप से देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाता या संभव था? नहीं भी था। अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते? ये कोई होते हैं गौपचू टाइप के लोग, सोचने लगते हैं वही है। ये चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये महिलाएं से कह रही हैं दूसरी महिलाएं। ये कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पुरुष तो ज़्यादा। हम बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। तो पारिवारिक कानून की बात करें, विवाह है, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। ठीक है। ये चश्म ए नम जाने सौरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इस ए पोसीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पा बौजोला चलो। कुछ पिक्चर है, ये चीज़ें लिखी थी, इंग्लिश में भी लिखा है इसमें। नॉट इनफ टू सेल्ड टीयर्स टू सफ़र एंग्विश, नॉट इनफ टू नर्स लव इन सीक्रेट, टुडे वॉक इन द पब्लिक स्क्वायर, फेडरल्स इन द चैंस। चलिए आगे देखते हैं। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब हम एकदम अलग किस्म के सामाजिक जीवन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। तो यह विभाजन लैंगिक विभाजन से सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के दौरान अभिव्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर करें कि गांधी जी ने कहा करते थे क्या, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति में धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने में वाले ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और जाति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकलने वाले विचार, आदर्श और मूल राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीति में सत्ता में
हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। बात करते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। तो व्हाट इज सांप्रदायिकता चलिए देखते हैं। टॉलरेंस। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तो पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से ही जुड़े थे खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्षपोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। तो इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इसी तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोग के आपसी मतभेद समुदायों के जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो वह यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग ही होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार उड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। तो इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। तो यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षा हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति को कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, तो इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय के विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। तो सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं भी शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी रहती हैं। तो सांप्रदायिक सोच की बात करें, सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदायों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिरक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। ठीक है, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये फैज अहमद ने लिखा। तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरियों और भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिस्सा हुए थे। ये होता है सांप्रदायिकता। हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें, धर्मनिरपेक्ष शासन, तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं कि हमारा देश कैसा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय राज ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं है। संविधान की सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। तो इसके साथ ही संविधान है वो हमारे धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों और व्यक्तियों की एक विचारधारा बन गई, विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बलबूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। हम जाति और राजनीति की बात करते हैं, इसी में हेडिंग हमारी राजनीति, जाति और राजनीति, पॉलिटिक्स एंड कास्ट। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक, दूसरी नकारात्मक या नुकसानदायक। आइए हम अंतिम प्रमुख जो विभाजन है यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखेंगे। तो जातिगत जो असमानता है उनकी बात करते हैं। लिंग हो सकता है, लिंग धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानता है और एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप से अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। तो इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के होते ही हैं और साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। तो उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में अनेक बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह में से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि जाति की ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए काम किया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं क्या था। ये कोई पिक्चर बनी, इसमें लिखा था यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। इस पर बड़े झटके लगे। अब देखो चारों धर्म है वो ये इस वजह से कि कोई धर्म को नहीं माने। वर्ण व्यवस्था आई थिंक कि बता दिया था। जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर साल सामाजिक पायदान के सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। अच्छा, वर्ण व्यवस्था हो गया था ना। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ से देखना भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता की बात करते हैं। तो जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचना जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। तो इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचना है। तो नीचे दिए गए पाई चार्ट से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
आज़ादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। ये एक भ्रांत है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया है, कि आकलन से स्पष्ट होता है कि मुसलमान आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। यही बात प्रमुख जाति समूह पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह, मतलब अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में से ऐसी सैकड़ों जातियाँ, आदिवासी और समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है कि अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर हम दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियाँ आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। तो इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें हम आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं है था। तो 2011 में देश की आबादी की अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने कक्षा 9 में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। तो इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 था। हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4। ठीक है। तो भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी बात करें, हिंदू 79.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई की बात करें 2.3%, सिख 1.7%, और अन्य में शामिल हैं बौद्ध 0.7%, 2% में सब आ जाएंगे, 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, कोई धर्म नहीं 0.2%, इस टाइप के हैं। अभी और है। तो इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहा है आदमी की जाति क्या। संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। ठीक है। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर बाहर लौट कर आए तो यहाँ बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव सदियों के बाद आज तक नज़र आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असमान रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और धार्मिक हैसियत से में काफ़ी निकट का संबंध है। ये बॉक्स से जाति का समानता का मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती। हम पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? ये कास्ट को बता रहे हैं। हम तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है क्या? तुम्ही ने यही कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें जाति विज्ञान में उसकी चर्चा करना चाहिए। क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? ये बात सही कह रहे हैं। तो राजनीति में जाति देखते हैं
तो संप्रदाय की तरह जातिवादी भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति सामाजिक समुदायों के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा कि यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। ये जातिगत असमानता है, कुछ देख लेते हैं। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित दुष्ट जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताओं तो गैर कानूनी हो गई हैं। पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा, उनका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानता भी उभरी हैं। तो निश्चित रूप से जाति और धार्मिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी मुश्किल ही ढूंढे मिलता था। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है, आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसे हम मासिक खर्च के हिसाबों से मापा जाता है, अभी भी व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियों बीच की स्थिति में। तो हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। तो इस मामले में पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का कम। ये देखो टेबल बनी हुई है कि अनुसूचित जातियाँ जो ग्रामीण में 45.8%, शहरी में 35.6%। अनुसूचित जातियाँ पहले जनजातियाँ थे, फिर जातियाँ 35 हैं, 38 अनपिछड़ा जाति 27%, ग्रामीण में 29%, शहरों में। ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावना का उकसाते हैं और कुछ लोगों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। हमारे देश में सार्वभौम बेस्ट मददगार है कि 18 साल में वोट दे सकते, और एक व्यक्ति एक वोट की भी बात है कि व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था, क्योंकि भैया वोट तो सबसे चाहिए। तो राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जा सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीज़ों पर गौर करना है। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा वोटों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जाता है तो वे अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। तो हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।
तो स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों के वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति की बात करते हैं। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जाति के पहचान को प्रभावित करती है। तो इस तरफ सिर्फ राजनीति की ही जातिग्रस्त नहीं होती है, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती है। तो बात करते हैं, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। तो इस तरह अनेक उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। राजनीति में नए किस्म की यह जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। तो इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यह चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों का गोलबंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं, असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश पैदा करती है। तो इस अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए एक सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। तो अनेक पार्टियां और जो गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। तो इससे अक्सर गरीब विकास, भ्रष्टाचार और जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति, ये देखो एक पिक्चर थी, मैंने बता दी थी। ये क्या थी, द वोट बैंक ऑफ। क्या आपको यह बात ठीक लगती है कि राजनेता किसी जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं? देख ही रहे वो। ये कोई व्यक्ति है, रंग भेद की बात करता है। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं, जो विदेश बोलते हैं, पराई भाषा पहनते हैं, अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ, क्या कहेंगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत? क्या ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसा होता है अछूत? किसी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोड की तरह तस्वीर होते हैं? या फिर धर्माधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं ही हूँ अछूत? इसी में मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। बाबूराव बागुल की कविता थी है। चलिए क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है पहले कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो भैया कर सकते हैं, हमारे देश में आज़ादी के बाद अगर महिलाओं की स्थिति में कुछ तो सुधार हुआ है तो समझ सकते हैं ना, पर वे अभी भी पुरुषों के काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। रियलिटी तो यही है। अब 3-4 पॉइंट में इसमें कोई बात कर लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट। जैसे साक्षरता का ले लेते हैं, तो महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% हम लोगों ने पढ़ा है।
स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, लेकिन घर वाले क्या करते हैं, लड़के पे ज़्यादा खर्च करते हैं, लड़कियों पे कम। तो अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कों दोनों पर बराबर खर्चा करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट की बात करें, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, तो भले ही ये दोनों ने समान काम किया हो। चौथा पॉइंट लेंगे, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। तो अधिकांश परिवार लड़के की चाय में रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927, 918, 919 कुछ भी मिल जाए हो जाए। तो भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। अभी महिलाओं को घर की चार दीवारों में भीतर रखा जाता है। बहुत सारे पॉइंट आपको जैसे मिलेंगे ना, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें में हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। इस टाइप की न्यूज़पेपर देखेंगे। और शहरी इलाकों तो महिलाओं के लिए खासतौर पर असुरक्षित है, वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा देनी पड़ती है। मतलब इस हिसाब से गाँव अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक उदाहरण भी दें। चलिए भैया इसको भी आंसर देखते हैं। सांप्रदायिकता की बात करें तो सबसे आम अभिव्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में ही दिखती है ना। इसमें जो धार्मिक पूर्वाग्रह है, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं शामिल है, इस टाइप के हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय जो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाता है। जैसे भारत में अकाली दल है, हिंदू महासभा आदि, ये दल धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। धर्म के आधार पर सिखों को खालिस्तान की जो मांग, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। इसी में तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा हो जाएगा, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी में धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। क्यों, सिंपल दिख रहा है ना कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उठाया था, है ना, राम मंदिर वाला। कई बार तो सांप्रदायिक सबसे गंदा रूप लेकर समुदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, ऐसा हुई थी, ऐसा नहीं है। 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे में लिखा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो आधुनिक भारत में जाति की जो संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। हम बात करें, फिर भी अगर समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है ना, अभी भी जातिगत असमानताएं, कुछ पुराने पहलू भी अभी भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। जिसको एक रोटी और बेटी का नारा आया था, पढ़ा था हम लोगों ने। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंदर कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहती हैं तो कुछ को दबा कर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नज़र आता है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। और हर जाति में गरीब लोग और गरीब रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले भी अधिक संख्या में निचली जातियों के लोग ही हैं, है ना। और ऊंची जातियों में गरीबी का जो प्रतिशत सबसे कम है। तो आज सभी जातियों में अमीर लोग भी हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा और नीची जातियों का कम है। जो जातियाँ पहले से शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, वो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी आगे, या उनका बोलबाला हम बोल सकते हैं। तो जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, 2 कारण बताना है
कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो भारत में जाति व्यवस्था में भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती, किंतु केवल जाति के आधार पर चुनाव नतीजे यहाँ नहीं हो सकते। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं, इसलिए हर पार्टी और जो उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा भी हासिल करना होता है। समझ गए ना? क्योंकि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो इस प्रकार चुनाव में जाति की जो भूमिका है महत्वपूर्ण तो होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण है। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता के चुनाव पर निर्णय असर होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में लिखा है कि भारत की विधायिकाओं में महिला और प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो देखो, आप भारत के संदर्भ में देख रहे हैं कि विधायिका में मैंने पढ़ा था कि बहुत ही कम है ना, 5% लगभग, और वहाँ 11%, ठीक है। लेकिन हमने स्थानीय चुनाव में ज़्यादा संख्या देखी थी। चलिए देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, भारत की जो विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा की अगर बात की, महिलाओं सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। राज्यों की विधानसभा का प्रतिशत 5% से भी कम है। तो इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत पीछे था। एक मैप में देखा था हम लोगों ने, चार्ट बना था, भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कई देशों से पीछे है। तो कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए। 6 को देखते हैं। 6 में लिखा है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम अपने संविधान निर्माताओं को याद करें तो संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता शासन का मॉडल चुना। इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए। जैसे एक कुर्सी दिखाई गई थी हम लोगों ने, चारों धर्म की बनाई गई, तो बोले सीएम इस पे कैसे बैठेगा। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में जैसे बौद्ध धर्म था, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, लेकिन उसके विपरीत हम भारत की किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी भी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे पहुंच गए। इसको स्क्रॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है खास समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की को दी गई असमान भूमिकाओं से। ऑप्शन खा हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पे भी है? तो स्थानीय चुनाव में हो जाएगी। पंचायती राज जिसको कहेंगे, पंचायती राज संस्था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस आधार पर आधारित है, तो किस पे आधारित है आपको बताने, इसमें से कौन कौन सही है। इसमें है आपका एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते, बिल्कुल सही है। दूसरा है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, ये नहीं है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, हाँ ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। आ और बा किसमें, गा वाले में सही, आ और बा नहीं, आ और सा, ठीक है। संप्रदाय की राजनीति के अर्थ के बारे में राजनीति की अवधारणा बतानी थी। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना, गलत बताना है। तो 10 में यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, भैया कहाँ बनाता है, सीधा सा गलत, यही दिख गया। 11 क्वेश्चन नंबर है, लिखा है डेडिस करके पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो किस आधारित पर, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें मैच करना है यहाँ पे।
अधिकारों और अवसरों के मामले में देखो, एक सूची फर्स्ट देगी, सूची सेकंड से मैच करना। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कौन होगा? नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का आधार मुख्य मानी संप्रदाय को जाएगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, नहीं, पहले का आपका जो है खा ठीक है, दूसरे का ठीक है, तीसरे का। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला हो जाएगा जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।